हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम इंग्लिश की एक नई प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब, जिसमें हम हर एक सेशन में 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस लेटेस्ट में जो भी एग्ज़ाम्स होते रहेंगे उन्हीं एग्ज़ाम से पिक किए जाएंगे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के लेवल को ये देखा जाएगा कि अच्छा ही रखा जाए, ताकि आप हर सेशन से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप क्लास को पूरा अटेंड करेंगे और एंड में कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि हम आगे के सेशंस को और एनर्जी के साथ और ऊर्जा के साथ आपके सामने लेकर के आए। आइए स्टार्ट करते हैं, और जो पहला क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक से है, इसको पढ़ते हैं। कहा जा रहा है, द स्टूडेंट स्पेस द नेशनल एंथम इन सिंक्रोनाइजेशन बिफोर द प्रोग्राम बिगैन। जब आप किसी काम को सिंक में करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन के साथ करते हैं, तो आप एक ग्रुप में उसको परफॉर्म करते हैं और एक तालमेल के साथ उसको परफॉर्म करते हैं। कोई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा था और उस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ये हुआ कि राष्ट्रगान गा लिया जाता है पूरे ग्रुप के साथ। तो राष्ट्रगान को जो गाया जाता है या कविता को सुनाया जाता है या कोई वंदना की जाती है, कोई श्लोक पढ़ा जाता है, इन सारे केसेस में आप ना चैंट वर्ड को यूज करते हैं। उद्घोष करना इसको हिंदी में कहते हैं, मंत्रोच्चारण करना इसको कहा जाता है, राइट। तो कोई भी पोयम सुनाना हो गया, कोई भी रिचुअल परफॉर्म करना हो गया, कोई श्लोक पढ़ना हो गया, सरस्वती वंदना करनी हो गई, इन सब के लिए आपको हमेशा चैंट वर्ड ही को ही यूज करना होता है, राइट। देखिए, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना होता है, पर बेसिकली शाउट फॉर हेल्प, जब आप मदद के लिए चिल्ला रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप परेशानी में, तो डर के मारे जब आप चिल्ला रहे हैं, हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, तो उसको शाउट कहते हैं। और होलर शोर शराबे से रिलेट करता है, ये चिल्लाना इसको कहा जा सकता है, जिसको हिंदी में हुल्लड़ काटना भी कहते हैं। होलर को हुल्लड़ से रिलेट कर लीजिए, सरल रहेगा। स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग एक टास्क है जिसमें बच्चे जब ABCD ठीक से लिख नहीं पाते हैं, तो वो क्या ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना देते हैं। मान लीजिए बच्चे से कहा गया ए बनाओ, तो उसने ऐसे बना दिया ए। तो ये स्क्रिबल करना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिखना, राइट। तो नेशनल एंथम को सुनाना, उसका गान करना, यानी उसे चैंट करना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सर? चैंट करना कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ईडियम्स एंड फ्रेजेस से है, और आपके सामने जो ईडियम है वो है ऑल हैंड्स ऑन डेक। डेक किसको कहते हैं? डेक हम किसी भी जहाज के, किसी भी शिप के सरफेस को कहते हैं, ये डेक होता है, राइट। हाँ, डेक होता है। डेक के नीचे अंडरग्राउंड रूम्स बने होते हैं, और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बड़े बड़े जहाजों में सब बना होता है ना, तो वो डेक एरिया होता है। इस एरिया पे ज़्यादातर से वही लोग होते हैं जो उस शिप को चला रहे हों, सेलर्स हो गए, क्रू मेंबर्स हो गए। बाकी लोग जो टूरिस्ट होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, वो तो अपने अपने रूम्स में मस्ती कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन अगर सभी लोग इसी डेक पर हैं, सभी लोग इसी डेक पर हैं, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। जैसे नॉर्मली कोई भी देश अपनी सेना के कुछ हिस्सों को फील्ड में, बॉर्डर पे इधर उधर तैनात करके रखता है, लेकिन अगर पूरी की पूरी फौज जो है बॉर्डर पे ही तैनात है, यानी कि युद्ध की स्थिति है। यहाँ हैंड्स का मतलब उन सभी लोगों से है जो उस जहाज पर सवार हैं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हुई, मान लीजिए एक बड़ी सी मछली शिप से टकरा जाए, या तूफान आ जाए, या किसी दूसरे जहाज से हमला होने लगे, जहाज डूबने लगे, तो फिर ऐसे में सबको अपने अपने रूम से बाहर निकलना होगा। फिर आप अपने घरों में नहीं रह सकते ना। अगर इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो सभी लोग मैदान जंग में उतरेंगे ना। ऑल हैंड्स ऑन डेक इसी को कहा जाता है। जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है और आर्मी की तरफ से या सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि किसी भी सोल्जर को अब छुट्टी नहीं मिल सकती, या जितने भी सोल्जर्स छुट्टी पर गए हैं वो सब के सब लौट आएँ और मैदान जंग में पहुंच जाएं। जैसे एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी बॉर्डर, जिसका सीक्वल अभी रिलीज हुआ, उसमें एक गाना है ए जाते हुए लम्हों। उसमें यही दिखाया गया कि कि जंग का ऐलान हो जाता है और तुरंत
जो है एक चिट्ठी आती है कि तुम तुरंत रिपोर्ट करो इस जगह पर, यानी कि सबको जंग के मैदान में होना है, राइट। सो ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब है टू डिप्लॉय ऑल रिसोर्सेज इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में जब सबको आप उतार दें। इस इमेज को भी देखिए, यहाँ पर हाथों का यही तो मतलब है कि सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, तो सब लोग मिलकर। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस से है, तो यानी कि ये आज की क्लास का दूसरा ईडियम हो गया, रेड हेरिंग। पहले तो हम रेड हेरिंग का मीनिंग जान लेते हैं। रेड हेरिंग बेसिकली गुमराह करने के लिए एक गढ़ी गई कहानी को कह सकते हैं, एक मनगढ़ंत स्टोरी को बोल सकते हैं, एक मेड अप स्टोरी, फैब्रिकेटेड डेटा, मेड अप एक्सक्यूजेस को कह सकते हैं। मतलब कुछ भी जिसको आप एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट कह सकते हैं, चकमा देने के लिए, बचने के तरीकों को बोल सकते हैं रेड हेरिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। रामायण में जब द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को लगातार मारते चले जा रहे थे, तो कृष्ण बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि तुम जाओ और द्रोण से ये जा करके बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने यही बात जाकर के बोल दी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनते ही द्रोण के भी प्राण निकल गए। हुआ इसलिए कि अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम था, लेकिन अश्वत्थामा नाम के दो चरित्र थे, एक द्रोण का पुत्र और दूसरा एक हाथी। द्रोणाचार्य को लगा कि जो अश्वत्थामा मारा गया वो उनका पुत्र है, जबकि मारा गया था वो हाथी। तो एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट था दैट अश्वत्थामा इज नो मोर, हैज बीन किल्ड, या अश्वत्थामा मारा गया, ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट ही तो था। हाँ, हुआ कुछ और था, बताया कुछ और गया। तो इसी को रेड हेरिंग कहते हैं। कुछ भी जो एक मेड अप एक्सक्यूज है, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, उसे कह सकते हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए, हेरिंग एक फिश है। रेड हेरिंग मतलब लाल रंग की मछली है। ये इमेज मैंने नहीं बनाई है, ये ऑलरेडी है। तो रेड हेरिंग एक मछली है। मछली के जो चलने का तरीका होता है वो कभी भी सर्टेन नहीं होता कि वो एक ही तरफ जाएगी। आप तालाब में मछली को चलते हुए देखिए, तो आपको लगेगा कि आगे जा रही, फिर एकदम से वो यू टर्न ले लेगी, या लेफ्ट मुड़ जाएगी, दाएं मुड़ जाएगी, या एकदम से नीचे चली जाएगी। तो मतलब कुछ भी कहा ही नहीं जा सकता। वो एक तरीके से, अगर आप सोचो कि मैं मछली को पकड़ लूं, तो जाल बिछा के तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से अगर पकड़ेंगे तो पहली बात उसकी स्किन इतनी स्लिपरी होती है कि आपके हाथ से छूट जाएगी, और दूसरी बात आपको लग रहा है कि इधर आएगी तो हम पकड़ लेंगे, वो तो मुड़ के कहीं और चली गई। तो वो हाथ नहीं आने वाली है, वो फिसल ही जानी है, वो आपसे बच के निकल ही जाएगी, आपको चकमा दे ही देगी, राइट। सो ऑल दैट इज अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट, उसी को कहते हैं व्हाट, रेड हेरिंग। मुझे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ओनली आफ्टर अ डेकेड ऑफ फील्ड वर्क, मतलब एक दशक तक फील्ड में काम करने के बाद, फिर स्पेस है, फुली ग्रास्प द डायलेक्ट्स नुआंसेस। डायलेक्ट किसी लैंग्वेज को कहते हैं और नुआंसेस उसकी बारीकियों को कहते हैं। मतलब एक मोहतरमा है, उनको कोई भाषा, कोई लैंग्वेज सीखनी थी, तो उन्होंने एक दशक से भी ज़्यादा समय तक फील्ड में काम किया, तब जाकर के वो उस लैंग्वेज के नुआंसेस को सीख सकी। अब समझिएगा, एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब, उसका एक सेगमेंट है इन्वर्जन, राइट। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वर्जन कहता है कि आप सेंटेंस की शुरुआत में एक एडवर्ब लगाएं और उस एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट ना लगाएं, बल्कि एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब लगाएं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं। फिर से सुनिए, इन्वर्जन का रूल कहता है कि शुरुआत करिए एडवर्ब से सेंटेंस की, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, राइट। अब ये जो ओनली आफ्टर अ डेकेड ऑफ फील्ड वर्क है, इन्वर्जन में ये बताया जाता है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट की शुरुआत ओनली से हो रही हो, राइट, ओनली से हो रही हो, ओनली से बना कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा हो, जैसे कहा जाए ओनली यस्टरडे, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, या ओनली आफ्टर अ डेकेड ऑफ फील्ड वर्क, तो इसके बाद सीधे सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आगे की बात बनेगी। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले सब्जेक्ट आ गया, इसमें भी सीधे सब्जेक्ट आ गया, और इसमें भी सीधे सब्जेक्ट आ गया। शी के बाद कुड लगा है,
इन्वर्जन कहता है कि शी यानी सब्जेक्ट के बाद कुड यानी ऑक्सिलरी वर्ब ना आए, पहले कुड आ जाए, मतलब पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए फिर सब्जेक्ट आ जाए। तो शी हैड नहीं होना चाहिए था, अगर इन्वर्जन से ये चला होता तो ये हैड शी होता। तो इन्वर्जन के हिसाब से कौन चला? ऑप्शन नंबर बी चला। पहले आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगा ली डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगा लिया शी, और फिर देखिए ये ग्रास्प वर्ब आ गई। रूल भी कहता है कि डू, डज और डिड के बाद आने वाली वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये देखिए डिड के बाद आपने जो V1 लिखा है वो भी चल रहा है, राइट। सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का सही आंसर है ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसमें एक वर्ड है इनफिनिटेसिमल, आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। इनफिनिटेसिमल का मतलब होता है बहुत ही छोटा, जिसको आप सूक्ष्म कह सकते हैं। और सूक्ष्म जीवाणु एक शब्द होता है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कुछ भी जो बहुत छोटा है हम उसको माइक्रोस माइक एक सेकेंड माइक्रो सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही, माइक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं, माइन्यूट भी बोल सकते हैं, और टाइनी भी कह सकते हैं, मिनिस्क्यूल भी कह सकते हैं, राइट। कुछ भी जो बहुत छोटा है, बहुत हल्का सा है, बारीक सा है, इनफिनिटेसिमल कहते हैं। ध्यान याद करने का तरीका देखिए, इनफिनिटेसिमल अगर ये फाइनाइट है तो निश्चित है, तो अगर किसी चीज का साइज ठीक ठाक होगा तब तो वो पकड़ में आएगा, उसको मेजर किया जा सकेगा। बट अगर वो इनफिनिटेसिमल है तो उसको तो मेजर ही नहीं कर सकते ना, उसको मापा ही नहीं जा सकता, बहुत थोड़ा सा है। इसका सही सिनोनिम इट्सी बिट्सी हो जाएगा। इसका मतलब भी होता अति सूक्ष्म, बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा। सिग्निफिकेंट तो इसका ऑपोजिट है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, अच्छा खासा, जिसको कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट, ह्यूज, मैसिव, इसको कहा जा सकता है। वर्दी जिसको बोल सकते हैं आप। रस्टिक किसी असभ्य टाइप के बंदे को कहते हैं, जो गंवार है एक तरीके से, जिसको तमीज नहीं है बात करने की, पेश आने की, जो बोरिश है, जो रॉ हो सकता है, जो अनरिफाइंड है, या जो कि अनसिविलाइज्ड हो सकता है। फाइन। एनॉइंग नेचर का होने का मतलब है जब आप झगड़ालू स्वभाव के हैं। आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस नंबर 7 पे आ जाते हैं। इस सेंटेंस में आपको एरर बतानी है, स्पॉटिंग एरर से है, पढ़िए। दैट देयर एग्जिस्ट नो रिकोर्स फॉर सिटीजंस इफ एनवायरमेंटल वॉयलेशंस आर कंडोन्ड। मतलब अगर एनवायरमेंटल वॉयलेशंस मतलब पर्यावरण को तो के नियमों को तोड़ा जा रहा है और उसकी अनदेखी कर दी जाए। कंडोन करने का मतलब है कुछ भी गलत हो रहा हो लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। मतलब एनवायरमेंटल वॉयलेशंस हो रहे हों और उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए, वो भी कौन करे? मिनिस्टीरियल लेवल पे, मतलब मंत्रालय की तरफ से ही ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सिस्टमिक इरोजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो अब इस सेंटेंस की एरर देखिएगा। वैसे तो आपके सेंटेंस को देयर से शुरू हो जाना चाहिए था। अगर आप देयर से पढ़िए तो सेंटेंस यहां तक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देयर एग्जिस्ट नो रिकोर्स फॉर सिटीजंस इफ एनवायरमेंटल वॉयलेशंस आर कंडोन्ड एट द मिनिस्ट्रियल लेवल। लेकिन आपने इस पूरे सेंटेंस के पहले दैट लगाया। अब दैट क्या करेगा? इस पूरे स्ट्रक्चर पे हावी हो जाएगा, इसको एक सिंगल यूनिट बना देगा और आगे की वर्ब को सिंगुलर कर देगा। तो अंडरलाइंस हो जाना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में एस लगाया जाता है। यही आपको यहाँ पे करना है। नंबर 8 पर आ जाइए। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। लिखा हुआ फिडल वाइल द रोम बर्न्स, मतलब रोम जल रहा है और आपको मस्ती सूझी हुई है। यहाँ रोम के जलने से मतलब है एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, आफत मची हुई है। और फिडल का मतलब, वैसे तो फिडल गिटार को कहते हैं, और गिटार, ये देखिए इस इमेज को देखिए कि एक तरफ घर में आग लगी हुई है और आप अपने में ही मस्त हैं, आप अपनी ही धुन में मस्त हैं, आप नाच गाना कर रहे हैं, आप धुन बजा रहे हैं। वैसे तो म्यूजिक बहुत अच्छी चीज है लेकिन उसकी भी अपनी एक सिचुएशन होती है, एक टाइमिंग होती है। पता चला, कहते नहीं कि भूख लगी हुई और आप कह रहे कि भजन गाना है,
या अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। इसको ऐसे समझिए कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पर आपको बहुत प्रॉम्प्ट होकर के, बहुत ही अलर्ट होकर के, एक्टिव होकर के उस सिचुएशन से निपटना चाहिए, जबकि आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, आप अपनी अय्याशी में मस्त हैं, आप अपना कैजुअल अप्रोच ही अपना रहे हैं, राइट। तो इसको कहते हैं एक्ट कैजुअली ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। मूविंग ऑन, नंबर 9 पे आ जाते हैं और इसमें एक वर्ड आता है मैल एड्रॉयटनेस। आपको इसका सिनोनिम बताना है। देखिए, एड्रॉयट का क्या मीनिंग होता है? एड्रॉयट का मतलब होता है काबिल, जो एक्सपर्ट हो, जो शार्प विटेड हो, अक्लमंद हो, जो काबिल है, यानी कि जो एडेप्ट है, श्रूड है जिसको कह सकते हैं, जो जो प्रोफिशिएंट है, जो माहिर है एक तरीके से। एड्रॉयट होने का मतलब होता है काबिल होना, एक्सपर्ट होना, यूजफुल होना, वाइज जिसको कह सकते हैं। तो अगर कोई एड्रॉयट है तो वो तो अक्लमंद हुआ, लेकिन अगर वो मैल एड्रॉयट हो जाए, मैल एक रूट है जिसका मतलब होता है खराब, बैड, नेगेटिव सेंस में। मैल न्यूट्रिशन इसी से बनता है, मैलिग्नेंट इसी से बनता है, मैल प्रैक्टिसेस इसी से बनता है, मैलिन करना इसी से बनता है। मल का मतलब ही होता है गंदगी, मलमूत्र जिसको कहते हैं। तो मैल एड्रॉयट का मतलब होता है जिसको कोई तमीज नहीं, कुछ भी करने की अकल नहीं है। मतलब इधर ये आदमी बहुत होशियार है और मैल एड्रॉयट है तो उसको चाय बनानी भी नहीं आती, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। वो ढंग से कपड़े नहीं पहन पा रहा है, शू लेसिस भी टाई नहीं कर पा रहा है। मैल एड्रॉयट होने का ये मतलब है स्टूपिड, बिल्कुल पूरी तरीके से गधा जिसको कह सकते हैं, राइट। जिसको आप, अब मैल एड्रॉयटनेस एक नाउन हो गया, बेवकूफ़ी इसको कहा जा सकता है। इसका सिनोनिम क्लमसीनेस हो सकता है, राइट। हाँ, स्टुपिडिटी हो सकता है, राइट। अब देखिए क्या इसके ऑप्शंस दिए हुए। डिके, डिके मतलब सड़ना, खराब हो जाना। एफिशिएंसी मतलब उपयोगिता जिसको कह सकते हैं, ये तो नहीं हुआ। फ्यूटिलिटी मतलब निरर्थकता जिसको कह सकते हैं। फ्यूटिलिटी प्रयासों की होती, आपने कोई कोशिश करी लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा तो वो फ्यूटिलिटी हो गई। इनेप्टनेस हो जाएगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि एप्ट का मतलब काबिल होता है और इनेप्ट का मतलब बेवकूफ़ हो जाएगा। हाँ, और मैलएड्रॉयटनेस का मतलब भी बेवकूफ़ी होता है और इनेप्टनेस का मतलब भी क्या हो जाएगा? बेवकूफ़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कितनी यूज़फुल लगी, ताकि हम आगे की क्लासेस को और एनर्जी के साथ आपके सामने लेकर आएँ। ये क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे बेस्ड है। पढ़िए, द कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू नेशनल सर्विस टिपिकली द मिलिट्री। कहा जा रहा है कि अगर किसी देश में ये नियम हो, कानून हो कि देश का हर युवा, हर नागरिक कुछ समय के लिए सेना में जरूर भर्ती होगा। एक शब्द में कहा जाए, अनिवार्य सैन्य भर्ती। दुनिया के कुछ देशों में ऐसा है, जैसे कि इजराइल में आई गेस ऐसा है कि जहां पर एक एक सीमित समय के लिए हर एक बंदे को आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना होता है। तो ये जो कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू मिलिट्री सर्विसेज होता है, इसको क्या कहते हैं? कंटिजेंट कहते हैं क्या? सर, कंटिजेंट तो किसी टुकड़ी को कहते हैं। ये सोल्जर्स की टुकड़ी हो सकती या प्लेयर्स की टुकड़ी हो सकती। कंटिजेंट ऑफ प्लेयर्स, कंटिजेंट ऑफ सोल्जर्स कहते हैं उसको। कॉन्स्क्रिप्शन इसका सही आंसर है सर। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब ही होता है सीमित समय के लिए हर एक व्यक्ति को सेना में भर्ती किया जाए, अनिवार्य सैन्य भर्ती। कॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है चीज़ों को श्रिंक कर देना, सिकोड़ देना जिसको कहा जा सकता है। और कॉन्स्टेलेशन तो सेलेस्टियल बॉडी से रिलेट करता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहा जा सकता है, जिसको गैलेक्सी भी बोल सकते हैं, राइट। ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो तारा मंडल जिसको आप कह सकते हैं। तो कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू मिलिट्री सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्क्रिप्शन, राइट। तो ये था आज का सेशन। मुझे उम्मीद है आपको सारे ही क्वेश्चंस का डिस्कशन समझ में आया होगा। मैं बस यही चाहूँगा कि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और
कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। कोई डाउट अगर इन 10 क्वेश्चंस में रह गया हो तो वो डाउट भी आप वहीं पर डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगा और आप चाहें तो इस नंबर पे भी अपने डाउट को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं डेली डोज ऑफ ग्रामर के नए सेशन में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।